हेलो एवरीवन, डीबीएमएस की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। रिलेशनल अलजेब्रा थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसक्यूएल। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको कहा जाता है। सबसे पहले देखें अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के अंदर से नाम आता है 1970 के अंदर से ईएफ कोड ने रिलेशनल मॉडल को इन्वेंट किया था। बाद में क्या होता है कि आईबीएम के दो साइंटिस्ट होते हैं, वो रिलेशनल मॉडल का अध्ययन करते हैं और एक लैंग्वेज का निर्माण करते हैं जिसका नाम था सिक्वल। ठीक है, और उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखना, एक का नाम था डोनाल्ड चैम्बरलिन था और दूसरे का नाम था रेमंड। इन दोनों ने ये दोनों के दोनों क्या थे, आईबीएम के साइंटिस्ट थे। इनके द्वारा सिक्वल को बनाया जाता है और इस सिक्वल का नाम दिया गया था स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज दिया गया था। ठीक है, बाद में इनको पता चलता है कि जो सिक्वल है वो एक एयरक्राफ्ट कंपनी का नाम आ जाता है। तो कॉन्सिडेंस होने के कारण क्या है कि दो नाम एक जैसे नहीं हो सकते, दो कंपनियों के एक नाम नहीं हो सकता। बाद में आईबीएम क्या करती है, सोचती है कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए, तो उन्होंने सिक्वल का नाम चेंज कर दिया गया एसक्यूएल, और एसक्यूएल आगे चलकर बनी एसक्यूएल, जिसका नाम था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज गाइज। और बात की जाए तो जो एसक्यूएल लैंग्वेज थी, इसका जो आविष्कार किया गया था, जिसको बनाया गया था, सेन जोसेन लेबोरेटरी थी उसके अंदर से इसको बनाया गया था गाइज। फिर समय आता है 1986 का। 1986 के अंदर से क्या होता है, एसक्यूएल को एएनएसआई के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है। एएनएसआई की फुल फॉर्म बात करें तो आ जाता है अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसके द्वारा एसक्यूएल को अप्रूवल दे दिया जाता है। और साथ ही बात करें तो 1987 की बात है, तो 1987 के अंदर से एसक्यूएल को आईएसओ के द्वारा भी अप्रूवल मिल जाता है। आईएसओ की फुल फॉर्म बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड जिसकी होता है। और बात की जाए तो एसक्यूएल है वो सबसे ज़्यादा रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ करता है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, अब बात करें इसका फर्स्ट वर्जन कब आता है। पहला वर्जन आता है गाइज, आपको अगर बात करें तो एसक्यूएल का पहला वर्जन आता है एसक्यूएल 86 के नाम से पहला वर्जन था। वर्तमान में अगर बात करें ना गाइज, तो एसक्यूएल 2023 चल रहा है। ठीक है, और एसक्यूएल हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू देता है, ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं एसक्यूएल का आर्किटेक्चर कैसा बनाया जाता है उसी के बारे में। ठीक है, एसक्यूएल के आर्किटेक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए गाइज एसक्यूएल क्वेरी। क्या चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी के बाद में आपको चाहिए यहाँ पर नीचे जाके जो आपके पास में एसक्यूएल क्वेरी थी उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर लिखो क्वेरी प्रोसेसिंग। क्वेरी प्रोसेसिंग हो गई। और क्वेरी प्रोसेसिंग के साथ में इधर बात करें ना गाइज, तो आपको जो क्वेरी प्रोसेसर के साथ में एक और लगा रहता है, नाम आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन इंजन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इंजन लगा रहता है यहाँ पर। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के साथ में ही एक और यहाँ पर लगा रहता है एसक्यूएल इंजन। एसक्यूएल इंजन यहाँ पर लगा रहता है। और एसक्यूएल इंजन के साथ में लगा रहता है फाइल मैनेजर। क्या लगा रहता है गाइज, फाइल मैनेजर। ठीक है, और फाइल मैनेजर के साथ में ही अगर बात करें नीचे की तरफ जो सबसे लास्ट में लगा रहता है, यहाँ पर स्टोरेज लगा रहता है, बोले तो सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर लगा रहता है। इस प्रकार से इसका आर्किटेक्चर बनता है। बात करें इस डायग्राम के बारे में, या फिर बात करें अपन इस एसक्यूएल आर्किटेक्चर के बारे में कि किस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है, तो एसक्यूएल क्वेरी को सबसे पहले डिस्पैच किया जाता है। यहाँ पर इसने डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच होने के बाद में क्या होता है, डिस्पैच क्वेरी प्रोसेसर के पास में जाती है। यहाँ पर जाती है, क्वेरी प्रोसेसर पर ही जाती है, जहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन की सहायता से क्वेरी को क्या कर दिया जाता है, ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाता है। और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद में वो किसके पास में भेज देती है, एसक्यूएल इंजन के पास में भेज देती है। एसक्यूएल इंजन फाइल मैनेजर की सहायता से क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता है। याद रखना,
आपसे सीधा साधा सवाल पूछ सकता है, किसकी सहायता से करेगा? फाइल मैनेजर की सहायता से एसक्यूएल क्या करता है? उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। और बात करें तो जो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद में उसका जो आउटपुट होता है वो फिजिकल डिवाइस, जिसके नाम बोला जाता है, नीचे नीचे अपने डायग्राम के अंदर से देखा, उसमें चला जाता है, जिसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज में मैनेज किया जाता है। ठीक है। तो ये थी एसक्यूएल आर्किटेक्चर के बारे में। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। एसक्यूएल आर्किटेक्चर के अंदर से क्या होता है? सबसे पहले आपको क्वेरी दी जाएगी, क्वेरी आपके पास में क्वेरी प्रोसेसिंग के पास में जाएगी, क्वेरी प्रोसेसर किसको पास में भेजेगा? ऑप्टिमाइजेशन इंजन के पास में जाएगा वो क्वेरी, और ऑप्टिमाइजेशन उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद में एसक्यूएल इंजन के पास में भेज देता है। ठीक है। जब एसक्यूएल इंजन के पास में वो क्वेरी आ जाती है तो वो क्या करता है? उस क्वेरी को फाइल मैनेजर की सहायता से उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता है, और वो एग्जीक्यूट हुई क्वेरी सेकंड स्टोरेज के पास में जाकर स्टोर हो जाती है। इस प्रकार से काम होता है एसक्यूएल आर्किटेक्चर के बारे में। आगे बात करते हैं गाइज, जो एसक्यूएल लैंग्वेज अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है। एक नया हेडिंग डालो यहाँ पर। तीन होती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एसक्यूएल कैरेक्टरिस्टिक्स। एसक्यूएल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जो है क्वेरी लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें तो एसक्यूएल होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से पहला लिखो यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज के साथ में दूसरा लिखो यहाँ पर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है। तीसरा लिखो यहाँ पर जो एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल टाइप की लैंग्वेज होती है। यहाँ पर लिखो नॉन प्रोसीजरल टाइप की लैंग्वेज होती है। ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एसक्यूएल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से बात करें तो एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज होती है, या फिर इसको बोलें तो ये एक क्वेरी लैंग्वेज हो जाती है एसक्यूएल। आगे बात करें तो एसक्यूएल होती है ये केस सेंसिटिव नहीं होती, इसको छोटे बड़े कैसे भी लिख सकते हो। दूसरा बात करें तो इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं होता, नॉन प्रोसीजरल टाइप की लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ये मुख्य रूप से एसक्यूएल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब देखते हैं, जो आपने एसक्यूएल पढ़ तो रहे हो एसक्यूएल लैंग्वेज, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखो एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल। एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल के बारे में बात करें तो एसक्यूएल होती है, इसके अंदर से सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को यूज़ किया जाता है। प्रोग्रामिंग कम होती है, बोले तो लेस प्रोग्रामिंग होती है। पोर्टेबिलिटी इसके अंदर से पाई जाती है। हाई स्पीड इंजन यूज़ किया जाता है। मल्टीपल व्यू लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ठीक है। और इंटरैक्टिव लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। और साथ में बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। ये थे इसके एडवांटेज। दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन सा। पोर्टेबिलिटी लैंग्वेज, हाई प्रोग्रामिंग, लेस प्रोग्रामिंग आ जाती है। सेंट्रलाइज डेटाबेस इसके अंदर से यूज़ किया जाता है। हाई स्पीड इंजन इसके अंदर से यूज़ किया जाता है। मल्टी व्यू लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इंटरैक्टिव लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। और साथ में एक और आ जाता है जिसका एडवांटेज अपन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज। दूसरा बात करते हैं इसका नेगेटिव, इसकी खूब नेगेटिव बोले तो डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें। डिसएडवांटेज ऑफ एसक्यूएल, डिसएडवांटेज ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कॉस्टली हो गई, दूसरा जाता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के अंदर से देखने को मिल जाता है, और एक और आ जाता है पार्शियल कंट्रोल। ये इसके डिसएडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एडवांटेज हैं वो मेन रोल अदा करते हैं एसक्यूएल के अंदर से। याद रखना कौन कौन से हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, लेस प्रोग्रामिंग, पोर्टेबिलिटी, हाई स्पीड इंजन यूज्ड, और मल्टी व्यू लैंग्वेज यूज अंदर से होता है। साथ में बात करें तो इंटरैक्टिव लैंग्वेज होती है। स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज इसके अंदर से यूज होती है। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, एडवांटेज आ जाते हैं। अब चर्चा करते हैं एसक्यूएल के डेटा टाइप के बारे में। यहाँ पर लिखो एसक्यूएल डेटा टाइप। एसक्यूएल डेटा टाइप के बारे में बात करें तो सबसे पहला आ जाता है, कौन सा आएगा गाइस? पहला आएगा कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप्स। ठीक है। कैरेक्टर के लिए कौन सा यूज करोगे? कैर टाइप का। कौन सा यूज करोगे? यहाँ पर लिखो कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप, डेटा टाइप।
कैरेक्टर के लिए जो डेटा टाइप यूज होता है वो कैर यूज होता है, याद रखना। ठीक है, कौन सा? कैर यूज होता है। यह डेटा टाइप फिक्स्ड साइज के कैरेक्टर लेंथ के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर बात करें जो डेटा की लेंथ दी जाती है उतने ही मेमोरी ब्लॉक प्रोवाइड किए जाते हैं, याद रखना। जैसे इसका सिंटैक्स बात करें, सिंटैक्स देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है केर एन। ठीक है, और अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर आ जाता है केयर। तो यहाँ पर देखो मैंने ले लिया इस कैरेक्टर के अंदर से 10 इसकी लेंथ ले ली गई। छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना गाइज, यहाँ पर देखो ये डाटा दिया गया है, दीपक डाटा दे दिया गया। यहाँ पर जितना फिल होगा उतना रहेगा, DEE PAK। आगे के जो डाटा रहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये खाली रहेंगे। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। दोबारा से बात करें तो जो केयर डाटा टाइप के अंदर से क्या होता है कि फिक्स्ड साइड कैरेक्टर लेंथ को यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर से जो लेंथ दी जाती है उतने ही मेमोरी ब्लॉक्स इसको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर अपने 10 लेंथ दी, ठीक है ना, 10 लेंथ दी, लेकिन इसने यूज़ कितना किया? 6 ही यूज़ किया, लेकिन वो रहेंगे, इसको यूज़ अपन आगे कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा जाता है वेयर केयर का। दूसरा लिखो यहाँ पर वेयर केयर। वेयर केयर के बारे में बात करें ना गाइस, तो इसके अंदर से क्या होता है कि वेयर केयर डेटा टाइप वेरिएबल लेंथ करेक्टर के लिए यूज़ होती है। ऊपर वाली क्या थी? यह डेटा टाइप थी वो करेक्टर की लेंथ के लिए थी, और जबकि वेयर केयर होता है वो क्या करेगी? वेरिएबल की जो लेंथ होगी ना उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर से यूज़र जितने करेक्टर को में वैल्यू इनपुट करता है उतने ही मेमोरी ब्लॉक बनते हैं और ज़्यादा नहीं बनते। दूसरा देखो अपन इसका डायग्राम बात करें, यहाँ पर इसका सिंटैक्स याद रखना। सिंटैक्स होगा जैसे वेयर केयर यूज़ किया, वेयर केयर के साथ में मैंने एन यूज़ कर दिया। ठीक है, इस वेयर केयर के बारे में बात करें तो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के बारे में बात करें तो वेयर केयर, और वेयर केयर की लेंथ मैंने दे दी 30। इसमें बताया क्या था मैंने? इसमें ये बताया था कि इसके अंदर से यूज़र जितने करेक्टर में वैल्यू इनपुट करता है उतने ही मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। यहाँ पर बात करें तो देखो मैंने ये नाम लिखा दीपक। दीपक के लिए बारे में बात करें तो देखो कितनी कितनी आ जाती है, DEEPA और K, इतने ही इनको मेमोरी ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला लिखो यहाँ पर थर्ड वाला। थर्ड वाले में कौन सा लिखोगे? इंटीजर वैल्यू वाला। इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू के बारे में बात करें तो इसके अंदर से दो प्रकार का आ जाता है, एक तो स्मॉल इंट आता है और एक इंट आता है। पहला लिख लो यहाँ पर स्मॉल इंट, और दूसरा बात करें तो आ जाता है ओनली सिंपल इंट। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन स्मॉल इंट के बारे में। स्मॉल इंट, स्मॉल इंट में क्या होता है? स्मॉल इंट के अंदर से इसकी जो रेंज बताई जाती है 2 की पावर -2 की पावर 15 से लेकर +2 की पावर 15 -1 तक बताई जाती है। ये इसकी रेंज याद रखना। ठीक है, और आपसे ज़्यादा पूछे तो याद रखना माइनस का 32,768 से लेकर प्लस का 32,767 तक इसकी रेंज होती है स्मॉल इंट। और बात करें तो स्मॉल इंट के अंदर से 2 बाइट एलोकेट मेमोरी फॉर स्मॉल इंट के लिए यूज होती है। कितने बाइट होती है? 2 बाइट। 2 बाइट इसके अंदर से यूज हो जाती है। इसी के साथ में बात करें तो नॉर्मल इंट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल इंट होता है, इसकी जो रेंज बात करें गाइज, रेंज लिखो यहाँ पर, रेंज होती है -2 की पावर 31 से लेकर कितनी होती है? +2 की पावर 31 -1 होती है। ठीक है, और इसके अंदर से जो मेमोरी थी वो बढ़ जाती है। पहले 2 बाइट एलोकेट होती थी ना, अब इसके अंदर से 4 बाइट होती है। ठीक है, ये था इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला लिखो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए अगर बात करें ना गाइज, तो इसके अंदर से क्या था, पहला बात करते हैं अपन न्यूमेरिक के लिए। न्यूमेरिक के लिए करेंगे तो पी और डी से बताया जाता है। इसमें बात करें पी और डी के बारे में, तो पी क्या होता है, प्रिसीजन होता है, और डी होता है वो डिजिट के बारे में बताया जाता है, जिसको स्क्वेल कहा जाता है। ठीक है, ये पी क्या होगा, प्रिसीजन होगा, और ये होगा डिजिट। ठीक, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बात करें, जैसे आपके पास में दे दिया गया न्यूमेरिक का कोई एग्जांपल। न्यूमेरिक के अंदर से लिखा गया 8 और 6, तो 8 क्या है, प्रिसीजन आ जाता है, 6 क्या है, डिजिट आ जाता है। या फिर कहीं देखो यहीं पर लिखा रहता है 11.3, ये सही है। ठीक है, इसके अंदर से ये क्या आ जाता है, प्रिसीजन आता है, ये डिजिट आ जाती है। या फिर अपन ये देखने को कहीं मिल जाता होगा 1.113, ये क्या आ जाता है, ये गलत आ जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर से बात करते हैं, दूसरा नंबर आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, रियल और डबल के लिए। बी वाला लगा लो यहाँ पर, नाम क्या लिखोगे, रियल और डबल। रियल और डबल के बारे में जब चर्चा करते हैं तो गाइज पहला आ जाता है इसके अंदर से, ये रियल और डबल है, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, यह डेटा टाइप मशीन डिपेंडेंट होता है, जो कि क्या करता है, यह बताता है कि पॉइंट के बाद में नंबर आएगा वह मशीन पर डिपेंड होंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर से बताई जाती हैं रियल और डबल के अंदर से। तीसरा लिखो आप सी वाला, जिसका नाम आता है फ्लोट। फ्लोट के बारे में चर्चा करते हैं। फ्लोट के अंदर से क्या होता है, यह एक यूजर स्पेसिफाइड प्रिसीजन लेंथ डेटा टाइप होता है। याद रखना, जिसके अंदर से जितनी लेंथ होती है उतने ही पॉइंट के बाद में नंबर आ सकते हैं। ठीक है, चौथा लिखो यहाँ पर, चौथा कौन सा लिखोगे, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो डेट के लिए जैसे कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, पहले साल आती है, फिर महीना आता है, फिर दिन आता है। ठीक है, ये आ जाता है देखो डेट के लिए वाई, और इसी के साथ में मंथ और डी आ जाता है। दूसरा देखो, दूसरा लिखते हैं अपन टाइम। टाइम के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पहले घंटा आता है एच, फिर मिनट आती हैं, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड वाला बात करते हैं, नाम आ जाता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसके अंदर से क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिख दिया जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पांचवा बात करते हैं, नाम आता है ब्लड। इसके अंदर से क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बात करें तो जिसका नाम आता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसको कहा जाता है, जिसके अंदर से ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सारे शामिल किए जाते हैं। तो गाइज ये थे एसक्यूएल के डेटा टाइप के बारे में। अब बात करते हैं एसक्यूएल की किसके बारे में, कमांड्स के बारे में। यहाँ पर लिखो एसक्यूएल। एसक्यूएल कमांड से पहले अपन बात करेंगे एसक्यूएल जो कंपोनेंट्स हैं ना उनके बारे में। तो यहाँ पर लिखो एसक्यूएल कंपोनेंट। एसक्यूएल कंपोनेंट्स के बारे में जब चर्चा करते हैं, मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कोई ना कोई स्कूल या फिर क्लास के अंदर से, तो आपका रिवीजन करवाने के लिए। एसक्यूएल कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है डीडीएल। क्यूरी कैसे लिखी जाती है एकदम सरल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथ में बात करें डीएमएल। तीसरा बात करते हैं, नाम आता है एग्रीगेशन या फिर एग्रीगेट फंक्शन इसको कहा जाता है। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात करें, चौथा आ जाता है टीसीएल। पांचवा बात करें तो इंटीग्रिटी कॉन्करेंट्स। ठीक है, और छठा बात करें तो नाम आ जाता है डीक्यूएल। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एसक्यूएल कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डीडीएल के बारे में कि डीडीएल क्या होता है। यहाँ पर हेडिंग डालो डीडीएल। डीडीएल को डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसको कहा जाता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और स्ट्रक्चर को डिलीट करने या फिर स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए डीडीएल का यूज़ किया जाता है। याद रखना, किसका यूज करोगे, किसी भी प्रकार का डेटाबेस में किसी भी प्रकार का आप चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसमें चेंज करना चाहते हो, तो डीडीएल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीडीएल की कौन कौन सी कमांड है, उन कमांड्स के बारे में। ये लो डीडीएल की कमांड्स।
DDL की कमांड्स के बारे में जब चर्चा करें तो सबसे पहला नाम आता है क्रिएट का, दूसरा बात करोगे तो टर्नकेट का, ये पढ़ चुके हो आप DBMS में। थर्ड वाला बात करें तो ड्रॉप का, फोर्थ वाला बात करें तो फोर्थ वाला जाता है अल्टर का, कौन सा जाता है अल्टर कमांड। फिफ्थ वाला बात करें तो रीनेम आ जाता है। सिक्स्थ वाला बात करें तो नाम आ जाता है कमेंट्स का, और सातवां बात करें तो ग्रांट का, और आठवां बात करें तो नाम आ जाता है रिवोक का। ये कमांड होती हैं DDL की, इनके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से क्वेरी लिखी जाती है उनके बारे में। सबसे पहले वाले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखो क्रिएट के बारे में। आपको पता है कि क्रिएट क्या होता है? क्रिएट पता है कि बनाने का काम करता है। तो डेटाबेस का या फिर रिलेशन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ करोगे? इसका यूज़ करोगे। अब हम बात करते हैं एक छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये एक टेबल आ जाती है, इस टेबल का नाम आ जाता है स्टूडेंट। क्या जाता है गाइज? स्टूडेंट आ जाता है। स्टूडेंट के साथ में बात करें तो पहला वाला इन आ जाता है, दूसरा इन की जगह आप यहाँ पर को आईडी के साथ में स्टूडेंट नेम आ जाता है, साथ में फादर्स नेम आ जाता है, और साथ में ही एज आ जाती है। इस टेबल की आपको क्वेरी लिखनी है। क्वेरी लिखने के लिए आपको सबसे पहले बात करेंगे तो क्या करोगे? क्रिएट लगाओगे किसी भी टेबल को बनाने के लिए। क्रिएट के बाद में क्या करना है आपको? टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल, और साथ में इसका नाम लिखा जाता है, यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी क्वेरी लिखने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आईडी लिया, आईडी के साथ में आपने क्या है, आईडी में एक न्यूमेरिक नंबर आता है, याद रखना। तो इसके साथ में अपने इंट यूज़ कर लिया। ये कोमा आपको लगानी है, कोमा लगा रहे हो तो आपकी क्वेरी चल रही है, कोमा अगर छोड़ देते हो तो आपकी क्वेरी नहीं चल रही है। दूसरा बात करते हैं एसएन के अंदर से बात करें तो वेयर केयर का यूज़ करेंगे। वेयर केयर मैं पहले पढ़ा के आ चुका हूँ गाइज। ठीक है, यहाँ पर लिखो वेयर केयर का। वेयर केयर की संख्या 20 आ जाती है। कितनी आएगी? 20 आ जाता है, मतलब कि स्टूडेंट का नेम की जो लेंथ होती है वो 20 तक आप कर सकते हो। इसी के साथ में फादर्स नेम आ जाता है, फादर्स नेम के साथ में भी वेयर केयर यूज़ कर देते हो, और इसकी लेंथ भी आप 20 यूज़ कर देते हो। आपकी क्वेरी यहाँ तक चल रही है। चलने के बाद में क्या करोगे? एज आ जाती है। क्या आ जाती है? एज। और एज को आप इसमें काउंट करोगे, जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो एक इंटीजर के रूप में इसकी वैल्यू आती है, तो इंट यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है। यहाँ पर मैं कोमा लगाता नहीं हूँ। इस टेबल का सारा जो सार आ जाता है वो इसमें आ जाता है। इस प्रकार से ये एसक्यूएल के अंदर से क्वेरी लिखी जाती है। इसके अंदर से आपने क्या किया? टेबल बनाई। अब क्या करना है? टेबल के अंदर से कोई भी डिलीट करना है, उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला लिखो, यहाँ पर नाम आ जाता है टर्नकेट का। टर्नकेट के अंदर से क्या होगा कि टर्नकेट के अंदर से जो भी टेबल के अंदर से जो डाटा है वो डाटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टर्नकेट का यूज़ के अंदर से उसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो आपकी टेबल है उस टेबल के अंदर से जो भी डाटा, उस डाटा को डिलीट करेगी टर्नकेट, ये कमांड है। तो उसकी क्वेरी लिखने के लिए आप क्या करोगे गाइज? यहाँ पर बात करें तो टर्नकेट होता है, इसके अंदर से रोल बैक डिलीट नहीं होगा, सॉरी नो रोल बैक होगा। इसके अंदर से रोल बैक मतलब जो आपने डिलीट कर दिया वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, और ओनली डेटा को ही डिलीट करेगी टर्नकेट कमांड। तो थर्ड वाला और लिखो यहाँ पर। थर्ड वाला कौन सा लिखोगे? ड्रॉप का। ड्रॉप क्या करेगी? ड्रॉप को सब कुछ को डिलीट कर देगी। ड्रॉप कमांड का जो यूज होता है वो सारा का सारा टेबल का डेटा और टेबल का स्ट्रक्चर सारा डिलीट करने के लिए यूज होती है, याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर से रोल बैक नहीं किया जा सकता ड्रॉप कमांड के अंदर से, और कंप्लीट डेटा विद स्ट्रक्चर डिलीट करती है ड्रॉप कमांड। ये क्या करेगी? ओनली डेटा को डिलीट करेगी, डेटा को डिलीट करेगी, स्ट्रक्चर आपके साथ में बना रहेगा। ये सब कुछ को हटा देगी, ये ऑल को डिलीट कर देगी, जो कुछ भी आपने बनाया सब कुछ को रिमूव कर देगी। नेक्स्ट वाला लिख लो गाइज, नाम आ जाता है अल्टर कमांड। इसके बारे में बात करेंगे अपन। अल्टर कमांड, अल्टर कमांड क्या क्या करेगी गाइज, इसके बारे में बात करें तो अल्टर कमांड का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जो भी आपके पास में डेटाबेस है या फिर जो भी आपके पास में टेबल है उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना अल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। अल्टर कमांड में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है, पहला ऑपरेशन आ जाता है गाइज, कौन सा जाता है? नाम आ जाता है कोई कॉलम ऐड करना।
उनके बारे में, सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला नाम आ जाता है, लिखो यहाँ पर, कॉलम ऐड करना। कॉलम ऐड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसके बारे में, इसकी जो एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे ना, तो उसके बारे में देखो क्या आएगा। सबसे पहले अल्टर के बाद में टेबल आएगी, टेबल के बाद में स्टूडेंट आएगा, बोले तो टेबल का नेम आ जाएगा, और ऐड कॉलम आ जाता। और ऐड कॉलम के साथ में एक आप जो नाम जोड़ना चाहते हो, नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, उसका नाम आ जाएगा, और वेयर केयर लगने के बाद में वो क्वेरी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा नाम आ जाता है, कौन सा लिखोगे, सेकंड वाला। आपने कॉलम को ऐड करना तो सीख लिया, अब क्या करता है, कॉलम को डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना। कॉलम को डिलीट करने के लिए कौन सा करने के लिए यूज़ करोगे, इसके लिए ड्रॉप कमांड का यूज़ किया जाता है। सेम वही होगा, ऐड कॉलम की जगह आप ड्रॉप लगा लेना, और अगर आपने ड्रॉप कमांड लगा ली तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा जो फंक्शन आता है, तीसरा ऑपरेशन आता है, उसके बारे में बात करें ना कैसे, तो टेबल का नेम या फिर एट्रीब्यूट के नेम को रीनेम करने के लिए कौन कौन सा आएगा। पहला, अगर टेबल का नेम चेंज करना है आपको, तो क्या करोगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, और टेबल के साथ में स्टूडेंट आ जाता है, रीनेम स्टूडेंट 1 आ जाता है। ठीक है, अगर आपने एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है तो क्या करोगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम SID टू SID। ठीक है, बस इतना ही चेंज होता है। नेक्स्ट वाला बात करते हैं अपन, पहला कौन सा लिखोगे, फोर्थ वाला जाता है, कॉलम की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, जहाँ पर स्टूडेंट लिखा उस स्टूडेंट के साथ में मॉडिफाई लगा देना और सारा काम चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोले तो कॉलम डेफिनेशन के अंदर से चेंज करने के लिए मतलब यह आ जाता है कि उसका मॉडिफिकेशन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट और लिख लो यहाँ पर, नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, रीनेम कर लेते हैं अपन। रीनेम के बारे में चर्चा करें तो रीनेम कमांड में टेबल के नेम को एवं एट्रीब्यूट के नेम को चेंज किया जाता है। साथ में याद रखना, इसके अंदर से अल्टर कमांड का साथ में परफॉर्म किया जाता है। एक कमेंट्स के बारे में और लिख लो गाइस, यहाँ पर अगर सिंगल कमेंट लिखना है तो आपको डैश डैश लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। अगर आपको मल्टीपल लाइन के अंदर से कमेंट देना है तो क्या करोगे, ये आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको इनलाइन कमेंट देना है तो इनलाइन कमेंट के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो DDL है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में से अपन चर्चा करेंगे DML के बारे में, बोले तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।